अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती जैसे एलटीग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, ईएमआईएस टीजीटी पीजीटी या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी, डीटीपीएससी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ किसी और स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज को इंक्लूड करेंगे। और याद रखिएगा, हम सारे के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपका एग्जाम में कम से कम समय लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में अंक हासिल कर पाए। याद रखिएगा, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एजुश्री के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 421 है, कह रहे हैं क्या, इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। तो याद रखना इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 आती है और आती कैसे है मैं आपको भी समझाऊंगा। आप जानते हैं कि मेरे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो आपके एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रही होती है, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है और ये मेरा ओ है, ओ को पी से मीट कराता हुआ मैं एक लाइन ओपी ड्रा करता हूं। और याद रखिएगा, लाइन के केस में डीसीज और डीआर के पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो आपकी 2 डायरेक्शन रखता है तो आपके डीसीज के पेयर्स होते हैं। और अगर किसी वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर की एक निश्चित दिशा होती है, उसके केस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीज होते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पेयर्स में होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये पॉइंट पी है या फिर ओपी लाइन जो है एक्स से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा एंगल फॉर्म कर रही है। तो एक रिलेशन रहा करता था क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, डेट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे और आपको पहले से ये चीज याद होंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। अभी पूछ रहे हैं साइन के टर्म में, ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं साइन के टर्म में, तो मैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक वन इसका, एक वन इसका, एक वन इसका हो जाएगा क्या, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 1 के। इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा तो मैं पाऊंगा क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू हो गई 2। तो मैं कहूंगा आपसे इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे। जैसे कि आपने शुरू के 2 रिजल्ट को याद किया हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये तीसरा रिजल्ट भी आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट के जैसे ही याद करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे लाइन, ठीक है, एक लाइन दी हुई है एंड 2 लाइनें दी हुई है, ठीक है, कह रहे हैं ये लाइन तो है आपकी कोप्लेनर होंगी। तो याद रखना कोप्लेनर की कंडीशन रहा करती है वो क्या है कि a2 माइनस a1, अगर मैं आपको वेक्टर फॉर्म में लिखूं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा v, ठीक है, और एक ये है और एक और है आपके पास, ठीक है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर v2। अगर मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये लाइंस आपकी कोप्लेनर कहलाती हैं, लेकिन कब, ठीक है। तो एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब आपको a1 a2 b1 b2 के बारे में बता दूं, क्योंकि आप नॉर्मली कार्टेशियन फॉर्म के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन 3D को मेरा तरीका कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ाने का नहीं है। 3D को पढ़ाने का तरीका मेरा वेक्टर की हेल्प से है, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है और समझ में भी थोड़ा अच्छा आता है। मैंने बोला आपसे कहो कि भाई एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो पासिंग थ्रू, ठीक है, ए से जाने वाली और बी के समांतर, ठीक है, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है। और याद रखना मेरी एक और बात, वो क्या है कि एक लाइन के लिए क्या चीज चाहिए, ठीक है। लाइन के लिए मैं आपको चलो यहां से क्लियर कराते हुए चलता हूं, प्लेन और लाइन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। प्लेन और लाइन में या स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए चाहिए होता है क्या, इसके चाहिए होता है एक पॉइंट जिससे वो पास हो रहा होता है। लाइन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट जिससे वो पास हो रहा होता है।
प्लेन के लिए क्या चाहिए होता है, प्लेन के चाहिए लिए होता है एक वेक्टर, ठीक है। अब कौन सा वेक्टर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। स्ट्रेट लाइन के लिए भी चाहिए होता है क्या, एक वेक्टर, ठीक है। और प्लेन में वेक्टर भी कौन सा चाहिए होता है, याद रखेंगे क्या, नॉर्मल वेक्टर। और स्ट्रेट लाइन के लिए चाहिए होता है भाई पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस मेरा बस इतना सा याद रखिएगा, जो वेक्टर बी है वो आपके स्ट्रेट लाइन के लिए एज अ पैरेलल वेक्टर के जैसे वर्क करेगा और प्लेन के लिए आपके नॉर्मल वेक्टर के जैसे वर्क करेगा। बस शर्त आपकी ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, और ये मैं आपको लिखाऊंगा आगे, प्लेन और स्ट्रेट लाइन दोनों के लिए मैं सेम इक्वेशन लिखा के सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने आपके 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लिए हैं, लेकिन यकीन मानो ये आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, आगे आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो एक चीज देखिए, a2 की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहां से पॉइंट निकालता हूं तो मेरा a2 निकल के आ जाएगा क्या, ठीक है, मेरा a2 निकल के आ जाएगा दूसरी वाली इक्वेशन का, डेट इज 2, 3, 4। अगर मैं a1 की बात करता हूं तो a1 मेरा निकल के आ जाएगा क्या, a1, 4, 5, ठीक है। ये मेरा a1 हो गया, और ये देखिए ये मेरा b1 है और ये मेरा b2 है, ठीक है। तो हमको निकालना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अगर मैं a2 माइनस a1 देख लूं और इसको अगर मैं इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट के जैसे लिखूंगा तो क्या कोई गलत है, बिल्कुल नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता होगा, वेक्टर में मैंने बहुत कराया हुआ है। तो a2 माइनस a1 अगर मैं निकालता हूं तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, 3 माइनस 4 दैट इज -1, 4 माइनस 5 दैट इज -1। ओके, अब मैं यहां से निकालता हूं अपना रिक्वायर्ड आंसर, वो क्या है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैं इसको अगर निकाल के देखूं तो ऐसा लिखा जाएगा कि 1 -1 और ये क्या है b1 हो जाएगा k21, और ये हो जाएगा b2, और b2 हो जाएगा 1 1 माइनस के इज इक्वल टू 0। चलिए 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो पाएंगे क्या कि 1 टाइम्स माइनस का 2 के माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस टाइम्स क्या पाएंगे के स्क्वायर माइनस का और माइनस का 1, दिस इनटू दिस, -1 टाइम्स पाएंगे क्या, हम पाएंगे के -2 इज इक्वल टू 0। सारा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 2 के माइनस का 1 माइनस का के स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का के प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का के स्क्वायर माइनस का 3 के, और ये हो गया क्या, इससे देखिए कैंसिल आउट, ठीक है। तो के की आपको वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है ना। तो यहां से एक चीज देखो, मैंने माइनस का के कॉमन लिया, बचा क्या k+3। तो आपको के की दो वैल्यूज मिलेंगी, के की वैल्यू 0 होगी और होगी क्या -3। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आगे अब आपके क्वेश्चंस शॉर्ट में चलेंगे, बस मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताना था स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच में, बाकी सारा का सारा जो है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको कराऊंगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये रहेगी और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी काफी हद तक सेम ही रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 423 की बात करते हैं, कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, 1 -1 2 एंड पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। अभी देखो आप सोच रहे होंगे, मैंने जस्ट आपको बोला कि मुझे प्लेन में क्या चाहिए होता है, एक नॉर्मल वेक्टर, और यहाँ तो मुझे दिया हुआ है कह रहे पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन का मैं एक बार डायग्राम बना के आपको दिखा दूं, प्लेन एक्चुअली क्या है, ठीक है। प्लेन ये तो है आपका प्लेन, ओके। तो हमसे बोल रहे हैं क्या, ये एक मेरा प्लेन है, तो एक प्लेन और निकालो, ठीक है, जो इसी के पैरेलल हो। ओके, मैंने एक प्लेन निकाल दिया, ठीक है, ये वाला प्लेन ये रहा। चलिए यहां कर लेता हूं मैं। तो एक चीज देखो, एक चीज मेरी थोड़ा ध्यान से देखो, वो क्या है, मैं बात करूं नॉर्मल वेक्टर, प्लेन में सिर्फ प्लेन नहीं था, उसके साथ था उसका नॉर्मल वेक्टर। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में इसके पैरेलल फाइंड आउट करूं, तो इसका एक नॉर्मल वेक्टर तो रहा होगा ना कहीं, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं, लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसका भी नॉर्मल वेक्टर होगा। तो पैरेलल के चक्कर में मत पड़ो, इतना देखो कि अगर मुझे प्लेन गिवन है और मुझे दूसरा प्लेन भी चाहिए, याद रखना इक्वेशन सेम होगी, बस कांस्टेंट टर्म थोड़ा सा बदल के आएगा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि भाई मेरा नॉर्मल वेक्टर सेम होता है। अब मैं आपको सारी चीजें अब समझाता हूं। अगर आपसे बोले, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू, अब ये चीजें आपको काफी रेयर केस में मिलेंगी, वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
तो याद रखना इक्वेशन ये होती है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। ठीक है, b को हटा दो, मैं यहाँ पर n लिख देता हूं। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी इक्वेशन समझ में आई होगी, और ये इक्वेशन आप रट लो क्योंकि इस पर बेस्ड पूरी 3D, सारी की सारी 3D इसी पर बेस्ड है। ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर n जो है वो क्या है, वेक्टर a ये है, वेक्टर a क्या है मेरा 1 -1 2। अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखता हूं, वेक्टर n क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर n एक्चुअली कुछ और नहीं है, x y z के कोफिशिएंट है। तभी मैंने बोला इक्वेशन पूरी सेम रहेगी, बस कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। वो क्यों, क्योंकि भाई मेरा जो n है वो दोनों प्लेन्स के लिए सेम है। मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी दिखाया, ये वाला मेरा गिवन था, ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ये पॉइंट बोल दिया कि मैंने वेक्टर ए से पास हो रहा है, और ये है मेरा नॉर्मल वेक्टर। आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। वेक्टर एन क्या हो जाएगा 3, ठीक है, कॉमा 4 कॉमा -5। हालांकि मैं आपको यहाँ पर डिटेल में करके दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं क्या करता, सिर्फ इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन क्या हो जाएगा 3 -4 -5 टू जा 10। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन की वैल्यू हो गई आपकी क्या 11। ठीक है, वो भी माइनस का। अब एक चीज देखो, अगर ये माइनस का 11 हो गया, ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाऊं तो पाऊंगा क्या कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था ये आपका सेम रहेगा क्योंकि आपका n सेम है, और वेक्टर r के बारे में आप जानते हैं x y z इसकी वैल्यू होती है। तो अगर r और n की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ वेक्टर r लिख दूं मैं x y z, तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n भी अगर आप निकालोगे तो मिलेगा कि आपको 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने आपको पहले बोला, शॉर्ट ट्रिक ये थी, मैंने आपको पहले बोला कि भाई पैरेलल टू द प्लेन बोल रही हैं, इक्वेशन आपका सेम रहेगा। ऑप्शन देखो, सारे के सारे इक्वेशन सेम है, बस कांस्टेंट टर्म अलग होगा, और किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन के। कांस्टेंट टर्म निकाल लो, बस हो गया सॉल्व, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। -11 देखो कौन सा दे रहा है, तो -11 आपको ऑप्शन नंबर बी देगा। ठीक है, तो 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस आपको करना सिर्फ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको सारे के सारे शॉर्ट में कराऊंगा, ये थोड़ा डिटेल में था। कहता है एंगल बिटवीन द प्लेन, ठीक है, दो प्लेन दिए हुए हैं, तो दो प्लेन दिए हुए हैं, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो पाऊंगा क्या कि a1 b1 c1 की वैल्यू देखूं, a2 b2 c2 की वैल्यू देखूं, क्योंकि आप जानते हैं कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन होते हैं। तो a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है 1, a2 क्या है 1, b2 क्या है -1, c2 क्या है 2। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला रहा करता है, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैंने बोला प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, तो ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है ना, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कीजिए और देखते हैं हमको क्या मिलता है कि cos थीटा इक्वल होगा a1 a2, ठीक है, 2 -1, और ये क्या है 2 2 जा मतलब 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसका देखो ये क्या है 2 2 जा 4 5 6, ओके, 1 1 2 2 2 जा 4 दैट इज 6, ओके, बचा क्या आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो गया -1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1/2 दैट इज थीटा हो गया आपका π/3। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर π/3 बोले तो 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मेरे अगर दो प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके कोफिशिएंट a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 टाइप्स हैं, तो आपका फार्मूला ये रहता है अगर थीटा उनके बीच का एंगल रहा करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ द एंगल, ठीक है, ये थीटा एक्चुअली दिया हुआ है, बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस, इंपॉर्टेंट सारा खेला जो है प्लेन और स्ट्रेट लाइन के साथ में। अकेली स्ट्रेट लाइन नो टेंशन, अकेला प्लेन नो टेंशन, दोनों एक एक करके साथ में आ गए, टेंशन वहां होती है। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि
जो आपकी फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से होती है कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो इसके ए वन बी वन सी वन क्या हो जाएगा, ए वन बी वन, ठीक है, और सी वन ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ए टू हो जाएगा मेरा ये, बी टू हो जाएगा मेरा ये माइनस का वन, और सी टू हो जाएगा मेरा रूट लैम्डा। ठीक है, एक्चुअली मैं प्लेन के बारे में आपको जस्ट पहले बताया था, स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने आपको अब बता दिया। अब देखो क्या है, ठीक है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो फार्मूला अब तक हम कॉस का पढ़ के आए थे भाई, वही फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कॉस नहीं, अब वो आपका साइन बन जाएगा अगर दोनों मेरे डिफरेंट हैं। सिर्फ प्लेन और लाइन के केस में डेट इज मेरा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा चीज के ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू एंड इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जब थीटा जो है आपका लाइन और प्लेन के बीच होता है। सिर्फ लाइन हो तो कॉस लिखेंगे, सिर्फ दोनों प्लेन हो तो कॉस लिखेंगे, एक लाइन और एक प्लेन हो तो साइन लिखेंगे। फॉर्मूला बाकी आपका सेम है। चलिए सारी चीजें आपको पता है, मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा ए वन ए टू दैट इज टू इंटू वन टू, ठीक है, टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस का टू, टू इंटू रूट लैम्डा, टू इंटू रूट लैम्डा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर। तो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर प्लस वन दैट इज हो गया नाइन, मल्टीप्लाई बाय टू टू जा फोर प्लस वन, ठीक है ना, टू टू जा फोर प्लस वन दैट इज फाइव, प्लस ये हो गया आपका इसका स्क्वायर लैम्डा। ठीक है ना, और एक चीज देखो, साइन थीटा की वैल्यू कहीं गिवन थी वन बाय थ्री। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आप पाएंगे क्या, इस टू से ये टू गया, ये हो गया मेरा क्या सिक्स रूट लेमडा इज इक्वल टू। ठीक है, मैं एक साथ करता हूं, स्क्वायर भी कर ही लेता हूं, एक स्टेप क्यों और लिखूं, तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर, ठीक है, फोर इंटू लेमडा इंटू थ्री थ्री जा नाइन इक्वल हो जाएगा जिसके नाइन, फाइव प्लस लेमडा, नाइन से नाइन कैंसिल आउट, फोर लेमडा इज इक्वल टू फाइव प्लस लेमडा और लेमडा को इधर ले आओ तो आप पाएंगे क्या, ये थ्री लेमडा इज इक्वल टू फाइव और लेमडा की वैल्यू हो गई क्या फाइव बाई थ्री। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना सा था, आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का एंगल का फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 427 है, तो कह द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस इंटरसेक्ट द प्लेन। अब एक बात बताओ मुझे, एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, एक प्लेन है मेरे पास, तो एक लाइन आती है कहीं से भी, ये आ गई, ठीक है, इस पे कोई एक पॉइंट है, ओके, तो एक चीज देखो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, तो कुल मिला के बात ये हुई ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके प्लेन पर भी होगा और वो आपके स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों का कटान बिंदु, तो जो कटान बिंदु है वो कॉमन होगा दोनों का, दोनों के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब ये तो बात आप समझ चुके कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, हमें कटान बिंदु चाहिए और उसको निकालने का तरीका आपको बता दूं। आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर आपका एक पॉइंट, ठीक है, अगर मैं थ्री डी बना दूं इस प्रकार से, ये मेरा पॉइंट कोई अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, ओरिजिन पहले ओरिजिन लेके चलते हैं, फिलहाल मैं इसको अल्फा बीटा गामा बोल रहा हूं। तो अगर ये मेरा पॉइंट पी है, ठीक है, तो ओ को पी से मैं मीट करा देता हूं ओपी, और इसके एल एम एन जो है डीसी है, और इसकी दूरी यहां से आर तक की ओपी जो है मेरी आर है। तो एक चीज जानते हैं कि पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे अल्फा प्लस एल आर कॉमा बीटा प्लस एम आर कॉमा गामा प्लस एन आर। तो ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट। तो इन कोऑर्डिनेट की हम हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको पता होना कंपलसरी है। ठीक है ना, ये आपको पता होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को शायद आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, इसको ताकि मैं यहां रख ले रहा हूं, अब मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं। अब मैं कहता हूं कि भाई अगर मैं इज इक्वल टू आर बोल दूं, ठीक है, इज इक्वल टू आर या लेमडा बोल दूं, तो मैं यहां से एक जनरल पॉइंट ऑन द लाइन फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा,
तो एक चीज देखो, आप एक काम करो ना, आप बारी बारी से इसको आर के इक्वल पुट कर दो। तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो आपको मिलेगा क्या, माइनस का आर प्लस का 2। ठीक है, ऐसी इसकी जगह पुट कर दूं तो मैं पॉइंट यहाँ पे लिखता जाऊंगा। आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2 माइनस आर कॉमा माइनस का 3 प्लस का आर कॉमा 1 प्लस 6 आर। अब ये मैंने एक जनरल पॉइंट निकाला प्लेन के ऊपर। अब मैं कहूंगा कि भाई ये जनरल पॉइंट वही वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्शन था। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट मेरे प्लेन पर भी लाई कर रहा होगा। अभी मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन को यूज किया, स्ट्रेट लाइन को यूज करके एक पॉइंट निकाला। अब मैं कह रहा हूं कि जनरल पॉइंट था, अब मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया कि भाई ये वही वाला पॉइंट था। तो वही वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्शन वाला है, इसका मतलब ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो करा दो, एक्स वाई जेड के जगह इसको पुट कर दो तो आप पाएंगे क्या, देखो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 1 1। ठीक है, और क्या है आपका इज इक्वल टू 7। ये है आपका कैलकुलेशन करने का तरीका, जिससे आपका कम से कम टाइम लगे। मेरा काम ये है, मैंने उठा के इसमें पुट कर दिया। ठीक है, लिखने का तरीका ये है, बोला मैंने आपको कुछ इस प्रकार से, मल्टीप्लाई करो तो आप पाएंगे क्या कि 2 2 जा 4 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 आर प्लस का आर प्लस का 6 आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो गया क्या कि 4 प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2। ये क्या हो गया आपका कि 6 प्लस 7 माइनस 2 दैट इज प्लस का 5 r इज इक्वल टू 7। और 5 r की मैं वैल्यू देखूं तो क्या होगी 5, और r की वैल्यू हो गई क्या 1। r जैसे ही आपको 1 मिल जाता है, एक काम करो आप इस r को उठा के मेरे मेन पॉइंट जो है उसमें ले जाके पुट कर दो, क्योंकि हमसे तो वो पॉइंट पूछा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो मैं पॉइंट पाऊंगा क्या, पॉइंट मेरा इक्वल हो जाएगा कि 1 कॉमा, ठीक है, माइनस का 3 प्लस 1 दैट इज माइनस का 2 कॉमा 6 प्लस 1 दैट इज 7। 1 minus 2 7, 1 minus 2 7, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहें cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस डिसीज है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू 2 आती है, जस्ट पहले बताया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहना इमेज ऑफ द पॉइंट 357 इन द प्लेन 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6 इज। ठीक है, तो इमेज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इमेज क्या होती है, तो याद रखना कि इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इमेज प्लस पॉइंट जो है वो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है इन दोनों का जो मिड पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ इमेज एंड पॉइंट क्या होगा, विल सेटिस्फाई प्लेन। ठीक है, ये तो है कॉन्सेप्ट कि भाई प्लेन पॉइंट गिवन था, उस पॉइंट का इमेज के साथ मिड पॉइंट निकालूं तो वो मेरे क्या होगा, मेरे प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका मैं आपको और बता दूं। एक चीज मेरी आप याद रखना, आपका इमेज ऑफ अ पॉइंट दो चीजों के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, एक प्लेन के रेस्पेक्ट में और एक स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये क्या किया, मैंने एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने स्टेप से आप याद रखो, ये मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन की, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी गिवन लाइन है, मैं इस पे एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, ये वाला, मैंने बोला ये वाला पॉइंट एक जनरल पॉइंट है। अब एक चीज देखो, एक पॉइंट बोलेगा कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया हुआ हो 357, तो मैंने एक जनरल पॉइंट यहाँ से पास किया, एक जनरल पॉइंट ये मिल गया। तो मैं अगर इस लाइन के डीसीज निकालूं या डीआर निकालूं तो आपको आप पाएंगे क्या कि यहाँ के, अगर मैं एक्स वाई जेड बोल देता हूं तो आप पाएंगे कि x माइनस 3 वाई माइनस 5 जेड माइनस 7। तो इसके डीआर मिल गए, इसके डीआर आपको पहले से गिवन होंगे क्योंकि गिवन है, और एक दूसरे के कैसी हैं भाई, लंबवत हैं। तो याद रखना यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किस चीज की, प्लेन की। तो प्लेन के केस में क्या करना है वो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाता हूं। ठीक है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब समझो आप प्लेन को समझना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है ना, अब मैं आपको पहली बार करा रहा हूं इसलिए मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं इनको बड़ा इजीली सॉल्व कर देता और आप बिल्कुल आराम से समझ भी पाते। ये प्लेन होता है ना, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्लेन।
ये एक पॉइंट होता है जहां से पास होता है और ये मेरा वेक्टर एन नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया। तो एक चीज देखो, अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल ही वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं इस प्रकार से, तो ये पास हो रहा है किस चीज के, ये पास हो रहा है आपका 3 5 7। ठीक है, बट ये आपके पैरेलल है नहीं है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले लिखाया था क्या, कि भाई प्लेन के जो इमेज है, इमेज और पॉइंट का मिड पॉइंट, ये होगी मेरी इमेज। ठीक है, इमेज और पॉइंट का मिड पॉइंट कहां होगा, आपके आपके हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल, क्योंकि भाई ये भी तो मेरा वेक्टर एन ही है, नॉर्मल वेक्टर ही तो है। और नॉर्मल वेक्टर जहां पे प्लेन को टच कर रहा होता है उसको कहते हैं क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इन शॉर्ट मैं कहूं कि मैं आपको अगर पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लूं तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये तो है इसका परंपरागत तरीका, एक डिटेल सोल्यूशन। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि भाई आपको इमेज चाहिए, ठीक है ना, आपको इमेज चाहिए, तो आप ऑप्शंस ले लो, उससे उसका मिड पॉइंट निकाल के सेटिस्फाई करा के देख लो कौन सा हो जाएगा। तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में 4 मिड पॉइंट निकाल के फिर सेटिस्फाई करोगे, बहुत लेंथी होगा। अब मैं आपसे कहूंगा एक बार आप फोकस करो प्लेन की इक्वेशन पे। प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक नॉर्मल वेक्टर भी छुपा होगा, क्योंकि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन होता है ना। तो एन क्या होगा, एन देगा 2 1 1। ये है नॉर्मल वेक्टर के डीसीज। भैया चित्र में देखो नॉर्मल वेक्टर है कौन सा, ये रहा। तो इसके डीसीज हो गए क्या, 2 1 1। तो इसके भी डीसीज हो जाएंगे क्या, 2 1 1। क्यों, पैरेलल है भाई। ठीक है ना। अब मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि अगर मुझे डीसीज गिवन हो, मैंने बोल दिया क्या, अगर मैं इसको ओ, इसको मैं पी कह देता हूं, तो ओ से पी की वैल्यू डिस्टेंस आर है। तो मैं आपसे पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट पूछूं तो निकालना कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि अगर मैं पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट लिखूं तो आप बोलेंगे क्या, इसको मैं अल्फा बीटा गामा बोल देता हूं। तो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, अल्फा प्लस एल आर कॉमा बीटा प्लस एम आर कॉमा गामा प्लस एन आर। ठीक है, तो ओ क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा मेरा 3 प्लस 2 आर कॉमा 5 प्लस आर कॉमा 7 प्लस आर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब भैया पॉइंट ओ देखो है कहां, पॉइंट ओ भी तो मेरा प्लेन के ऊपर रखा है, तो उसको सेटिस्फाई करा दो और आर निकाल लो। जैसे ही मैं प्लेन पर पुट करता हूं तो एक चीज देखो, 2 1 1। ठीक है, तो मैं पुट करने का मेरा तरीका मैंने आपको बताया था। मैं बोलूंगा कि इसमें पुट कर दो, लिखूंगा क्या, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लो और इज इक्वल टू कर दो 6। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 2 2 जा 4 आर प्लस आर प्लस आर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 6। 6 से 6 गया, ये हो गया क्या, 4 5 6। 6 आर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, और ये हो गया आपके कितने, 12 माइनस के। आर की वैल्यू हो गई माइनस का 2। आर मिल गया क्या, हाँ जी आर मिल गया। आर को उठा के जो मेरा पॉइंट था, पॉइंट में फिट कर दो। ठीक है, पॉइंट एक्चुअली ये था, लेकिन इसको मैंने बाद में ये लिख दिया था क्योंकि मैंने एलिमेंट की वैल्यूज लगा दी थी। एक काम करो, आर की वैल्यू उठा के ओ में पुट कर दो, तो ओ के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे क्या, 3 माइनस 4 माइनस का 1 3 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो ओ आपको मिल जाता है माइनस का 1 3 5। अब एक काम करो, आप चाहो तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो पी और इसके बीच में। अगर मैं इसको पी डैश बोल दूं तो मिड पॉइंट हो जाएगा आपका ओ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप पाएंगे क्या, कि माइनस का 2 3 6 5 10। ठीक है, और जो गिवन पॉइंट है 3 5 7 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आप पाएंगे क्या, 10 माइनस 7 दैट इज 3, 6 माइनस 5 दैट इज 1, माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस का 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो आप चाहो तो सेपरेटली लगा सकते हो और ना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 5 1, माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस का 5। आंसर है माइनस का 1 1 और माइनस 5 1 3, माइनस 5 1 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 430 है, कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपको प्रोजेक्शन का पता होना चाहिए, याद रखना कि एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है,
वो आपका इक्वल होता है किस चीज के, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो हमको यही तो गिवन है। ये क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, माइनस का 6 3 2। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो पूछ रहे हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं। तो एक चीज जानिए आप, तो आपको मिला क्या, पॉइंट के फॉर्म में 3, ठीक है 2। तो आपको डीसीज निकालने हुआ करती हैं, तो आप निकालो इसका मॉड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इससे हमको डिवाइड कर देना है। दैट इज मिला क्या आपको, ये मिला रूट 49, और 49 होता है 7। ठीक है, तो आप इनको 7 से डिवाइड कर दो, लो हो गया आंसर। ठीक है, तो दैट इज -632 डिवाइडेड बाय 7, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब ये था क्या, ठीक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ एबी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एबी, ठीक है, पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and x2 y2 z2 on line having DCs L M N। तो ये इक्वल होता है किस चीज के, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। अब चूंकि एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि भाई कह रहे हैं ऑन द एक्सिस, एक्सिस के आपके डिसीज होते हैं क्या, x के 100, y के 010, z के 001। तो आपके जो प्रोजेक्शन बचते हैं इन केस में सिर्फ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l m n की वैल्यू हो जाती है 1। इस वजह से हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू दिस। तो कभी कभार आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई AB भी बता दो, ठीक है भाई, AB की लेंथ बता दो, लेंथ ऑफ AB बता दो, तो आप लिखेंगे क्या कि लेंथ ऑफ AB इक्वल होगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ, अरे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। और ये तो मुझे डायरेक्ट गिवन है, दैट इज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज 7। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है, एक चीज देखो, पूछ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो x2 माइनस x1 आपको मैं बता दूं डी आर क्या होंगे, तो डी आर यहाँ पे होती हैं कि x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक है, और dr से dc निकालना आपको आना चाहिए कि dr जब भी हमको गिवन हो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास a b c dr हैं, तो इनसे मुझे क्या चाहिए, ये क्या है मेरे dr, इनसे मुझे डीसी चाहिए, तो आप इनके मॉडल से डिवाइड करेंगे, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था, इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 431 कह रहे हैं क्या, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 टू द लाइन। ठीक है, अब एक लाइन सेगमेंट है, इस प्रकार से है, इसके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, कहां से, 1 2 3। मैं आपको इसके बारे में पहले से बता चुका हूं, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैं आपसे कहता हूं जनरल पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए बी बोल देता हूं और ये बोल देता हूं मैं सी डी। ठीक है, तो इस टू करो आप लैम्डा या फिर आर ले लो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि 6 प्लस 3r कॉमा 7 प्लस 2r कॉमा 7 माइनस 2r। ये मेरा जनरल पॉइंट हो गया इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा जनरल पॉइंट मेरा यहां पर है, तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप सी डी लाइन के डीसीज निकालो, सीडी लाइन के डीसीज निकालो, और डीसीज आपके डीआर, ठीक है ना, डीसीज और डीआर थोड़ा से आप देख लीजिएगा, अगर डीसीज निकालो तो दोनों के डीसीज निकालना, डीआर निकालो तो दोनों के डीआर निकालना। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर डीआर गिवन है, तो मैं यहाँ से दोनों के डीआर निकालूंगा। अगर डीसीज निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप डीसीज निकाल लीजिए, थोड़ा काम बढ़ जाएगा। तो डीआर कैसे निकलेगा कि अगर इसके कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 6 प्लस 3r कॉमा 7 प्लस 2r कॉमा 7 माइनस 2r, ठीक है, दिस माइनस दिस करके। ठीक है, तो पॉइंट क्या है मेरा 1 2 3, इसको इसमें से घटा दो भाई, सीडी के डी आर मिल जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे, 3r प्लस 6 माइनस 1, दैट इज हो जाएगा 5 प्लस 3r
कॉमा 5 प्लस 2r कॉमा 4 माइनस 2r। ठीक है, अब ये हो गए आपके डी आर किस के, डी आर ऑफ सी डी, और डी आर ऑफ ए बी क्या होंगे, डी आर ऑफ ए बी होंगे क्या 3 2 माइनस 2। और चूंकि आपका सी डी, ठीक है, चूंकि आपका सी डी परपेंडिकुलर है किस चीज के, ए बी के, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए1 ए2 प्लस बी1 बी2 प्लस सी1 सी2 की वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब इनकी मल्टीप्लाई करो और 0 पुट कर दो, तो आप पाएंगे क्या, 3 3 जा 9r प्लस 2 2 जा 4r प्लस का 4r प्लस का 15 प्लस का 5 2 जा 10 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आप पाएंगे क्या, ये हो गया आपका 17r और ये हो गया प्लस का 17 इज इक्वल टू 0, डेट इज r की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1। जैसे ही आपको r मिल जाता है, r को आप एक काम करें, उठा के पुट कर दें किस चीज में, इस जनरल पॉइंट में। इसमें करेंगे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी, क्यों, एक चीज देखो यार, ये है आपके क्या, ये आपके डी आर हैं, तो मुझे डी आर थोड़ी चाहिए, मुझे तो पॉइंट चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसको अगर मैं ओ कह देता हूं तो मेरे ओ के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 9। तो ये हो गया आपका 3 5 9, ठीक है, ओ। तो ओ सी है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वल हुआ किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 दैट इज 3 का स्क्वायर, 9 माइनस का 3 6 का स्क्वायर दैट इज जो हो गया आपका 7। रूट 49 आता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो प्लेन के केस में परपेंडिकुलर इमेज जैसी कोई चीज आए तो सबसे पहले एक काम करेंगे क्या, एक जनरल पॉइंट निकालेंगे और कहेंगे कि जनरल पॉइंट, ठीक है, मैं फिलहाल लाइन की बात कर रहा हूँ, सॉरी लाइन के केस की बात कर रहा हूँ। तो लाइन पे एक जनरल पॉइंट निकालेंगे, चाहे वो इमेज के लिए पूछें या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए पूछें। निकालना हमें इमेज के केस में भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तब भी हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लेंथ पूछे तब भी हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले आप इज इक्वल टू आर करेंगे, एक जनरल पॉइंट निकाल लेंगे और कहेंगे क्या, अब मैं जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी डी आर फाइंड आउट करूंगा, कैसे, वो पॉइंट को घटा के। तो पॉइंट को घटा के मैंने इसमें माइनस कर दिए, ठीक है, घटा के मुझे डी सी मिल गए, किस चीज के, डी आर मिल गए लाइन सी डी के, और लाइन सी डी लाइन ए बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरिटी की मैंने कंडीशन यूज कर ली ये वाली, और यहाँ से मुझे आर मिल जाता है, आर को उठा के मैं जैसे ही इसमें पुट करता हूँ मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाता है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, उसके बाद आपको ओडी निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं 432 के अंदर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 234 फ्रॉम द प्लेन दिस इज। तो जैसे हम लोग किसी पॉइंट की किसी रेखा से दूरी निकाला करते थे, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर मैं डी से रिप्रेजेंट कर दूं तो इक्वल हो जाएगा किसी के 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 प्लस का 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का कर लो प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। डी इज इक्वल टू 3 टू जा 6 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8 और प्लस का 11 डिवाइडेड बाय, ये तो हो जाता है आपका 7, ठीक है। डी इक्वल हुआ किस चीज के, आप एक चीज देखो, 18 प्लस का 8 माइनस का 10 और माइनस का 10 प्लस का 11 1 और 1 प्लस 6 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 7। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1। ठीक है, तो इस पॉइंट की इस प्लेन से दूरी 1 यूनिट होगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 433 बोल रहे हैं क्या, द लोकस ऑफ द पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू 0। याद रखना x इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होता है वो आपके yz प्लेन का होता है, ठीक है ना, yz प्लेन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बोल रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 7 8 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी लिखा सकता हूं आपको, कि पूछ रहे हैं क्या कि वाई जेड एक्स वाई प्लेन से, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट का अगर दूसरा पॉइंट लिख लूं तो 6 7 और 0 हो जाएगा, और 6 7 8 के बीच की दूरी निकालूं तो मेरी 8 आती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ग्राफिकली
तो 1 मिनट के लिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। मेरे कहने से आप इसका एक बार डायग्राम चेक कर लो, उसके बाद आपको जीवन में कभी भी ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉइंट होगा क्या। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आपके सामने 3 एक्सिस बनाता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जो ये चीज बोले उसको हमेशा नीचे रखना। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको एक्स एक्सिस, इसको मैं जेड एक्सिस बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा वाई। क्यों, मुझे एक्स वाई प्लेन गिवन है, मुझे एक्स वाई प्लेन गिवन है। एक्स वाई प्लेन कौन सा हो जाएगा भाई, एक्स वाई प्लेन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये कोई एक्स वाई प्लेन आपका दिया हुआ है और कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है स्पेस में पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये पॉइंट है पी एक्स 6, 7, 8। तो एक बात बताओ, वो क्या कि 6, 7, 8 है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस प्रकार से इसके ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो इस परपेंडिकुलर या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सोचो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 6, 7 और 0। 0 क्यों, एक्स वाई प्लेन में जेड रहा होगा क्या, नहीं ना, नाम ही देखो एक्स और वाई है, जेड नहीं है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो 6, 7, 8 मैंने आपको बताया था कि मेरे 6 और 7 अगर कोई दो 2D के अंदर कोऑर्डिनेट होते हैं, तो मैं बोलता हूं क्या कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही तो मैं बोलता हूं। बाई एक्स से हो गई आपकी 7 और बाई से हो गई 6, तो ये भी तो वही है। 6, 7, 8 मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी और जेड एक्सिस से हो गई, क्योंकि जेड एक्सिस तो उसमें था ही नहीं। तो पॉइंट हो गए 6, 7, 0। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, तो ये सेम कैंसिल आउट, बचा मेरा सिर्फ 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्या है, कहना इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल दैट अ लाइन मेक with the positive direction of x y z axis respectively, then the direction cosine cos alpha cos beta cos gamma होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द एक्स वाई प्लेन। रिफ्लेक्शन मतलब आपका मिरर प्रतिबिंब समझ लीजिए, ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, और किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, एक्स और वाई। याद रखना अल्फा बीटा गामा है और बोल रहे हैं कि एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में बताइए, एक्स वाई प्लेन के। तो इनका कहने का मतलब यह है कि भाई एक्स और वाई के साथ कुछ मत करना, उसको ऐसे छोड़ दो, डेट इज अल्फा बीटा, और बचा उसके साथ माइनस लगा दो, हो गई इमेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको इस प्रकार से मिरर इमेज निकालने को बोला जाए, रिफ्लेक्शन निकालने को बोला जाए, तो आप यही करेंगे, जो भी प्लेन गिवन होगा उसके कोऑर्डिनेट के साथ कुछ भी नहीं करोगे, जो अगला बचा हुआ होगा उसके साथ एक माइनस चिपका दोगे, खत्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं अलाइन मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो आप जानते हैं क्या डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं आपके, क्या कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही तो होते हैं ना। और होता है क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोल रहे हैं क्या कि भाई आपके डीसीज कैसे हैं, डीसीज आपके इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कंडीशन रहती है आपकी, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। यहां पर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, इंप्लाइज दैट कि मेरे क्या हो गया कि कॉस अल्फा मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 1/√3 के, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही आपके इक्वल हो जाएंगे किस चीज के, 1/√3 के। वो क्यों, अल्फा बीटा गामा सारे के सारे आपके इक्वल है, तो उनकी वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी। तो हो जाएगा आपका क्या, 1/√3 1/√3 1/√3, और लाइन है तो आपके डीसी पेयर्स में पाए जाते हैं, इसी वजह से प्लस और माइनस लिखे हुए हैं। वहीं अगर मेरा वेक्टर होता तो सिर्फ प्लस के आते या फिर मेरे सिर्फ माइनस के आते, दोनों मेरे कभी नहीं आते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। ठीक है, फिर से वही देख लो, फिर से वही देखो, ठीक है ना। पॉइंट क्या है, पी ए बी सी,
बोल रहे हैं क्या, कहां से पता करना है, एक्स से। ओके ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उस परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दो क्या होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा क्या, एक्स सेम है दैट इज ए छोड़ दो, बाकी कर दो 0। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आगे से सॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब पूछते हैं कि एक्स एक्सिस से बताओ, तो एक्स को एलिमिनेट कर दो, बाकी के स्क्वायर रूट के अंदर लेके स्क्वायर लगा लो। वजह ये होती है कि भाई जब भी आप निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप पाएंगे क्या कि जिस एक्सिस पे निकालेंगे बस उसका कोऑर्डिनेट होगा, बाकी कोऑर्डिनेट 0। तो अब आप डिस्टेंस भी निकालोगे तो ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आगे से ये चीज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कहें द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा क्यूब अगर मेरे पास मिल जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये कोई क्यूब है, अब इसके दो डायगोनल बना लो आप जानते हैं अगर मैं इसको एक्सिस को लेता हूं, ठीक है, ये मेरा क्या है एक्स, ये मेरा वाई, ये मेरा जेड। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो, इसके हो जाएंगे क्या। ठीक है, हालांकि हम लोग अंदर लिया करते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिया करते हैं। ठीक है, आप इसके साथ फैमिलियर होंगे तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या होता है, ओरिजिन होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो अगर मेरी साइड ए है, इसकी 0,a,0। ठीक है, और ये ए है, ठीक है ना, और ये क्या है 0,0,a। ठीक है, अब डायगोनल बनाओ, अगर मैं इनको इनको आपको सामने मीट करा दूं इस प्रकार से, ठीक है, तो एक डायगोनल तो ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए, स्पेस में कोई एक पॉइंट, एक डायगोनल ये हो गया। ठीक है ना, ठीक है, अगर मैं इसको ओ और इसको कह देता हूं मैं पी। ठीक है, एक चीज तो आप जानते होंगे, ये मेरा ए होता है, ये मेरा बी होता है, ये मेरा सी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप जानते होंगे। और एक चीज और देखो, अगर मैं ओ को इस बार एक पॉइंट के साथ मीट करा दूं तो मुझे एक डायगोनल और मिल जाएगा। ठीक है, मुझे एक डायगोनल और मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, तो माइनस का ए कॉमा ए कॉमा ए। वो क्यों, एक चीज देखो, ये इसकी दिशा क्या है भाई, ये इधर को जा रहा है, एक्स के विपरीत जा रहा है, ऐसे देखो। ठीक है, ये एक्स इधर को जा रहा था, ये इधर को जा रहा है, दैट इज एक्स वाला कोफिशिएंट मेरा अपोजिट हो जाएगा, बाकी मेरे सेम रहेंगे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये आपका, ठीक है ना, तो ये बाकी सारे सही जा रहे हैं, ये जेड की डायरेक्शन सही है। ठीक है, ये आपकी वाई की डायरेक्शन सही है, यहां से लीजिए, और बस एक्स की दिशा थोड़ी उल्टी है, तो एक्स के उल्टे हो गए, -a। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको पी डैश बोल देता हूं, ठीक है, तो मेरा ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी हो जाएगा ए। ठीक है, और ओपी डैश, सॉरी एपी डैश वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का ए। और आप जानते हैं मैंने वेक्टर लगाए, अभी मैं इनको अलग लिख रहा था, वेक्टर लगा लिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, सारे ए हैं, ये मेरा बी मैंने गलती से लिखा हुआ है, ये भी मेरा ए है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए आई कैप प्लस का ए जे कैप प्लस का ए के कैप। और दो वेक्टर के बीच का कोण आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है कि cos थीटा मेरा इक्वल होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लो, आप पाएंगे क्या कि माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाय 3a² इंटू 3a²। ठीक है, बचा क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर अपॉन 3a², ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, डेट इज 1/3। ये होगी मेरी cos थीटा की वैल्यू, और थीटा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, cos इनवर्स 1/3। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि क्यूब के केस में आप याद रखेंगे, जनरल पॉइंट मेरा ए होता है, और दूसरा पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का ए
ठीक है, बस ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और ये 2 वेक्टर के जैसे वर्क करेंगे और 2 वेक्टर के बीच का कोण आपको पता होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहना लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर इफ, फिर से वही बात, कोप्लेनर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 के इक्वल। a2 पहले a1 निकालता हूं, a1 मेरा है 2 3 3, मैंने बोला था इनको आप 0 पुट करते जाओ। ठीक है, इनको आप 0 पुट करते जाओगे तो आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, और a2 यहां से मिलेगा तो a2 मेरा इक्वल हो जाएगा इस चीज के 1 4 5। ठीक है, ये वाले पॉइंट। ठीक है, और b1 क्या है, b1 आपका ये नीचे का रहे, b2 आपका नीचे का रहे। ठीक है, दैट इज a2 माइनस a1 में निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल हो जाएगा दिस माइनस का 1 4 माइनस 3 1 5 माइनस 3 2। ओके, तो इसकी वैल्यू मेरी इक्वल हो जाएगी किस चीज के, कि डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 का डिटरमिनेंट लिखो। a2 माइनस a1 क्या है, माइनस का 1 1 2, b1 क्या है, ये रहा 1 1 माइनस के 1 1 माइनस का के, b2 क्या है के टू माइनस के टू माइनस के। सॉल्व करते हैं, पाएंगे क्या, माइनस का 1 टाइम्स ये हो गया माइनस का के माइनस माइनस प्लस का 2 के, माइनस के प्लस का 2 के। ओके, माइनस 1 टाइम्स मिला क्या, माइनस का के प्लस का के स्क्वायर, माइनस का के प्लस का के स्क्वायर। ओके, प्लस का 2 टाइम्स क्या मिला, 2 माइनस के, और ये हो गया किसके इक्वल 0 के। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हो गया क्या ये 2 के और माइनस के माइनस का के। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस का के माइनस का के स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 2 के इज इक्वल टू 0। इससे ये गया, मेरे पास बचता है क्या कि के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे क्या, ये 2 एक्चुअली कहीं मिस्टेक हुआ है, तो 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपका 2 नहीं, ये 4 होगा। ठीक है, डेट इज के स्क्वायर प्लस का 2 के माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से के की वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे क्या, माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर डेट इज 4 माइनस ए सी माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, 4ac, तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2a डेट इज 2। के की वैल्यू हो गई क्या कि माइनस का 2 प्लस माइनस, ठीक है 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो के की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी क्या, -1 प्लस माइनस रूट 5, जो कि ऑप्शन में नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ था। इसके आंसर जबरदस्ती बुक के द्वारा ली गए हैं, लेकिन आपका जो फाइनल इक्वेशन है वो भी आपके क्वेश्चन में यही आ रहा होगा कि के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 4, और जबरदस्ती इसकी वैल्यू 1 या -1 निकाल के आपको दे दी गई है। अगर मैं -1 भी इसमें पुट करता हूं तो भाई सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये के इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये तो आंसर होने से रहा, जो कि जबरदस्ती लिया हुआ है, सही वैल्यू के की ये रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहना लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, mx प्लस एन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड nx प्लस एम एल वाई प्लस m इज इक्वल टू 0 नॉट ऑल इक्वल आर कंकरेंट इफ। आप जानते हैं कि 3 इक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंकरेंट होता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वाई कह देते हैं, डिटरमिनेंट मेरा 0 होगा। तो डिटरमिनेंट बना लो x का, y का और जनरल पॉइंट या जनरल वैल्यू। ठीक है, x का क्या है, ये हो जाएगा l। ठीक है, ये है मेरा m और मेरा कांस्टेंट वैल्यू n। ये क्या है मेरा m, ये है मेरा n और ये है मेरा l। ठीक है, ये है क्या मेरा n l m। हो सकता है मैंने इसको 1 पढ़ लिया हो लेकिन ये आपका l ही है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, अगर मैं लिखूं कि r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा कि l प्लस m प्लस n, l प्लस m प्लस n, l प्लस m प्लस n। ठीक है, और ये आपके वैसे ही रहेंगे m n l n l m। ठीक है, तो मैं पाता हूं क्या कि l प्लस m प्लस n एक में आ गया, बाहर ले लिया कॉमन, 1 1 1। ठीक है, और m n l और n l m इज इक्वल टू 0।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मेरा यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कनकुरेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कनकुरेंट का मतलब होता है भाई डेल्टा जीरो पुट कर दो, ठीक है, डेल्टा जीरो पुट कर दो बस। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगा, जबकि आपके एल एम एन स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन ना हो तब तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या रेखाओं का अक्षों पर प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस क्या होता है, ठीक है, आज ही बताया हुआ है मैंने आपको। प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वाई जेड, क्या था आपका, ये था आपका x2 माइनस x1, ये था आपका y2 माइनस y1, ये था आपका z2 माइनस z1। इसकी वैल्यूज हमको गिवन है 2, 3, 6। तो कहें रेखा की लंबाई बताओ, मैंने आपको पहले बताया था 7 आई थी, ठीक है ना, इसकी 7 आई थी, सेम क्वेश्चन ही था, बस वहां पे आपका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ना पूछ के आपसे पूछा गया था डीसीज बता दो, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, मैं अगर ए बी से रिप्रेजेंट करता हूं, ए बी है मेरा लेंथ ऑफ लाइन, इक्वल हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या था, आज ही बताया हुआ है। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन था आपका क्या, जेड इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑब्वियस सी बात है, एक्स वाई प्लेन पे जेड का कोई काम ही नहीं है, तो जेड तो मेरा 0 होगा, चाहे पॉइंट कोई सा भी हो। फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन एक्स वाई प्लेन दैट इज जेड इज इक्वल टू 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं 445 क्वेश्चन की, कहना इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, वो होता है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, ठीक है। तो एक चीज देखो, मोस्टली चीजें कॉमन है लगभग लगभग, ठीक है, हमको 22 22 भी कॉमन दिया हुआ है प्लस माइनस का। तो एक काम करो, इनकी वैल्यू लगा लो। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए पासिंग थ्रू माइनस का 3 0 7, वेक्टर एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर 5 2 -1, ठीक है। तो x की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 5x प्लस 2y माइनस जेड, जो n हो ना उस n में x y z डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, सोचने की जरूरत नहीं है। 5x प्लस 2y माइनस जेड, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, इतना मिल गया ना। 5x प्लस 2y माइनस जेड किस में आ रहा है, इसमें देखो दो ऑप्शंस में आ रहा है, ये गया ये गया, ठीक है। इज इक्वल टू किस चीज के, इज इक्वल टू a डॉट n, ठीक है। 5 3 जा माइनस का 15 प्लस, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 7, ठीक है। ये 15 और माइनस 7 चेक करो, माइनस का 22, आरएचएस में माइनस का 22 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। 5x प्लस 2y माइनस का z प्लस का 22 इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो प्लेन के केस में आपको बस एक इक्वेशन याद रखना है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। वो बात अलग है अगर आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाए कि भाई इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, इसकी नॉर्मल फॉर्म बताओ, तो बात अलग है, तब आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद होने चाहिए, तब आपका ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसके भी अलग अलग फॉर्म आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्म बताता रहूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इमेज ऑफ द पॉइंट P134 इन द प्लेन। अब मैं एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड पहले डीप करा चुका था, अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करा के देखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि नॉर्मल वेक्टर के क्या हो जाएंगे 2 -1 1, ये हो गए मेरे dr, ठीक है। एक काम करना प्लस, ठीक है, प्लस p कर दो बस, दैट इज क्या हो गया कि 1 प्लस 2r कॉमा 3 माइनस का r कॉमा 4 प्लस का r,
ये मिल गया आपको पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा होगा, अगर मैं इसको क्यू कह दूं तो क्यू विल लाई ऑन प्लेन, ठीक है। प्लेन पे लाई कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि प्लेन पे लिखो मत 2 - 1 1, ठीक है। 2 - 1 1 इज प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से लिखो, ज्यादा लिखना ही नहीं है। मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 प्लस का आर, ठीक है, प्लस का आर प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इससे ये गया 4 5 6 आर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू हो गई माइनस का 1। जैसे ही आर मिल जाता है उठा के इस क्यू में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्यू हो जाएगा किस चीज के इक्वल, माइनस का 1 आ रहा था, ठीक है, -1 इसमें पुट कर दिया तो माइनस का 1 कॉमा 4 कॉमा 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको इमेज निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप पाएंगे क्या, माइनस का 2 4 2 जा 8 3 2 जा 6, और जो गिवन पॉइंट है उसको घटा दो, ठीक है, उसको घटा दो तो आप पाएंगे क्या कि माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, 8 - 3 5, 6 - 4 2, चेक करो ऑप्शन -3 5 2, -3 5 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपको उतनी चीजें बताई थी जिससे आपका कम से कम कैलकुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 447 है, कहता प्लेन दिस टच द कोनिक्वाइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ कुछ आपका इलिप्स जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये कोनिक्वाइड है, इलिप्स नहीं है, याद रखना। इस केस में आपका आंसर आता है एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन आपसे मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आए, जिससे कि जब मैं आपको कराऊं तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज ये 3D है, ऊपर ऊपर चली जाती है, सामने वाला चाहे कितना भी जोर लगा ले समझाने का, अगर आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हुए नहीं है तो ये पक्का ऊपर ऊपर ही जाता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। 3D मतलब हाई कैलकुलेशन, मतलब थोड़ी कॉन्सेप्ट आपके इमेजिनेशन वाले होते हैं, 3D को समझना उतना आसान नहीं रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही बेसिक और कम से कम फार्मूला बेस्ड पढ़ाकर आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए।